हेलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हम शुरू करते हैं। एनर्जी एनर्जी साइंस टेक का टॉपिक है। मेनली जीएस 3 में इसको कंसिडर किया जाता है। वैसे एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं हमें अलग अलग जगह। कहीं कोयला मिल रहा है, कहीं पेट्रोलियम मिल रहा है, तो कहीं शेल गैस वगैरह जो भी मिलते हैं वो सब कंसिडर करते हैं हम ज्योग्राफी में। वही एनर्जी के लिए पॉलिसीज निकालते हैं सामान्यतः गवर्नमेंट। लाइक कोल के लिए नेशनलाइजेशन किया जा रहा है, या कोल का जो माइनिंग होगा वो किस तरह से होगा, ये सब चीजें कंसिडर की जाती है जीएस 3 इकोनॉमी। और वही जो एनर्जी को एक अल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में, या एनर्जी एज ए रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये कॉन्सेप्ट हम इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक के में कंसिडर करते हैं। तो जिस तरह से हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसे हम कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि गरीबी का आकलन भी पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2000 कैलोरी के माध्यम से किया जाता था। बट नाउ उसी तरह से 1 ग्राम भोजन करने से हमें जितनी ऊर्जा मिलती है उसे कैलोरिक वैल्यू बोलते हैं। कैलोरिक वैल्यू कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार 1 ग्राम अगर फ्यूल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अब बहुत प्रकार के ईंधन होते हैं, उन्हीं ईंधन के प्रकार के आधार पर अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ईंधन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे कैलोरीफिक वैल्यू के से मापा जाता है। मुख्य रूप से ईंधन दो प्रकार के होते हैं। एक परंपरागत, गैर परंपरागत, और दूसरे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। परंपरागत और गैर परंपरागत यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो ईंधन है, ये मुख्य रूप से उपयोग के आधार पर, उनका यूज किस बेस पर हो रहा है उसके आधार पर हम देखते हैं। जैसे कि परंपरागत रूप से जिन ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के दौर से चले आ रहे हैं। वहीं जो नए प्रकार के, जैसे कि सौर ऊर्जा है, या शेल गैस है, कोलबेट मीथेन है, ये सब अ, वर्तमान में हम निकाल रहे हैं इनको। मतलब परंपरागत रूप से इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। दूसरा नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ये विशेष रूप से हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो भूमि के अंदर से हमें प्राप्त होते हैं, खुदाई के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, या फिर कुएं के माध्यम से, वो जमीन में निकलते हैं, वो सारे गैर नवीकरणीय होते हैं। क्योंकि इनके माध्यम से कार्बन पोल्यूशन होता है। और वही नवीकरणीय होते हैं, वो एक तो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सामान्यतः समझा जाता है कि जो परंपरागत होते हैं वो गैर नवीकरणीय है, और जो गैर परंपरागत है वो नवीकरणीय। ऐसा नहीं है। दोनों का जो क्लासिफिकेशन है वो यूज के और सोर्सेज के बेसिस पे होता है। अब हम आगे देखें तो कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर देखे जाए तो ईंधन कौन सा ज्यादा होता है, तो सबसे जो ठोस ईंधन होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम रहती है, फिर द्रव की, और फिर गैस की। तो मतलब कि ठोस की सबसे कम और गैसियस ईंधन की सबसे ज्यादा रहती है। अब एग्जाम्पल फॉर अगर हम यहाँ पे देखें तो ठोस लकड़ी, लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है। उसकी तुलना में कोयले की अधिक होती है। कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो जितनी अच्छी गुणवत्ता का कोयला होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही होगी। द्रव की बात की जाए तो पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल। और फिर गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस, यानी मीथेन। मीथेन की तुलना में एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और उससे भी अधिक होती है हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे जितने हम ईंधन देख रहे हैं उसमें हाइड्रोजन की सबसे अधिकतम कैलोरीफिक वैल्यू है। और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि जो ठोस ईंधन होते हैं वो सर्वाधिक प्रदूषण करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। द्रव ईंधन में ठोस ईंधन की तुलना में कम पॉल्यूशन होता है। उसमें भी डीजल से ज्यादा होता है, पेट्रोल से कम होता है। और वही जो गैस है उससे पॉल्यूशन ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है। इसलिए इनको ग्रीनर फ्यूल भी कहा जाता है। जैसे कि कार्बन का उत्सर्जन मीथेन से होता है, लेकिन बाकी की तुलना में कम होता है। इसलिए दिल्ली में जो बसें थी उनको डीजल से सीएनजी में लेके आए, और वर्तमान में हम सीएनजी से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में ला रहे हैं। हमारे पास एक विकल्प ये भी है कि हम उसको हाइड्रोजन ईंधन पे ले आए। लेकिन हाइड्रोजन ईंधन ज्यादा सफल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी उसमें वो भी अपने विकास के चरण में है। अब हम आगे बढ़े तो हाइड्रोजन की बात करेंगे आज। हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन ही आता है। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। तो अब पानी के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, H2O। तो क्यों ने
H2O से ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो हाइड्रोजन के दोनों मिल जाएंगे में, है ना? तो अगर हम पानी को ब्रेक करते हैं, जैसे हम खाना पकाया जाता है, जो तवा होता है, पैन बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर अगर गर्म पैन पे पानी के छींटे मारे तो पानी के छींटे से छन की आवाज आएगी, और पानी का जो बुलबुला है छोटा सा वो जंप करेगा, फिर वो वेपराइज हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में वहां पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अलग हो रही है और हाइड्रोजन अलग हो रही है। अगर हम इसको प्रयोगशाला में करें तो वो कैसे होगा, तो हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, यानी विद्युत के माध्यम से ब्रेक किया जाता है वाटर को। तो एक तो हाइड्रोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया की, हम पानी से हाइड्रोजन निकाल लें, ठीक है। दूसरा है मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4, यानी कार्बन एक और हाइड्रोजन के चार अणु, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो हम मीथेन से अगर हाइड्रोजन निकाला जाए मीथेन के माध्यम से, तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोलते हैं, सॉरी, ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। एक तकनीक हमारे पास और है कि पानी है वो पृथ्वी के परत में मौजूद है, ठीक है, भूमि में, और वो चट्टानों के बीच में ऑल्विन और पायरोक्सिन, जो खास चट्टान है, उसमें रासायनिक रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमारी भूमि के अंदर भी हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, उसको निकाल लें तो वो कहलाती है सरपेटिनाइजेशन। सरपेटिनाइजेशन। वहीं अगर हम उसको पृथ्वी के अंदर जो रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम थोरियम, वो पानी के अणु को तोड़ते हैं तो उसे रेडियोलाइसिस बोलते हैं। नेचुरल हाइड्रोजन भी होती है, पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है, ठीक है। अब बात करें नेचुरल हाइड्रोजन, तो पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन पाई जाती है, इसे व्हाइट हाइड्रोजन या जियोलॉजिकल हाइड्रोजन बोला जाता है, जिसको हम रेडियोलाइसिस या सरपेटिनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा ये बनती है ऑटोमेटिकली। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, जब इलेक्ट्रोलाइसिस और स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग की प्रक्रिया में स्वच्छ स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर, पवन, जल विद्युत का उपयोग किया जाता है, तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में, जैसे कि H2 ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर आप स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, वो ग्रीन ग्रे हाइड्रोजन है। अगर आप ब्लू हाइड्रोजन, यानी आप कार्बन कैप्चर, अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो उसका कार्बन का, तो ब्लू हाइड्रोजन हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस और रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हो, तो ये कुछ अलग अलग है। आप कोल गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन बना रहे हो तो वो ब्राउन हाइड्रोजन हो जाता है। अब हम बात करें कि कोल गैसिफिकेशन में पायरोलिसिस क्या होता है, तो दोनों ही प्रोसेस होती है ये, इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कोल गैसिफिकेशन में कोयला को उच्च तापमान और सीमित ऑक्सीजन में गैसों में परिवर्तित किया जाता है, जबकि पायरोलिसिस में क्या होता है कि कार्बन आधारित सामग्री को ऑक्सीजन के बिना उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। मुख्य उत्पाद क्या होता है जिसमें गैसें होती है कोल गैसिफिकेशन में, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होती है, जबकि पायरोलिसिस में ठोस जैसे बायोचार, तरल में टार और गैसें निकलती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता, कोल गैसिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है, लेकिन पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब कोल गैसिफिकेशन का उपयोग क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन करना, रासायनिक निर्माण, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए होता है, जबकि पायरोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, बायोमास को ऊर्जा व रसायनों में बदल जाता है। अब सामग्री की बात करें कोल गैसिफिकेशन में, तो इसका मुख्य रूप से कोयला है। वही पायरोलिसिस में क्या है, लकड़ी, बायोमास और प्लास्टिक। मुख्य प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, गैसों के रूप में ऊर्जा या रासायनिक उत्पाद प्राप्त करना, और वहीं पायरोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ठोस व तरल और गैस के रूप में उत्पाद प्राप्त करना। अब हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हम एक फ्यूल सेल कैनन इन एज ए ईंधन हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, या जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसके अंदर भी हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं, या क्रायोजेनिक इंजन है जो कि हम GSLV Mk3 में यूज करते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन का यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन का। और न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया में नाभिक के संलयन, उसमें भी हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले फ्यूल सेल देखते हैं। तो फ्यूल सेल क्या होता है, हाइड्रोजन में फ्यूल सेल को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है। इसका उपयोग परिवहन में कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं। तो जर्मनी की एक ट्रेन है कोराडिया आइलैंड, है ना, वो हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन है, ठीक है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से हम वाहन भी चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है। और फ्यूल सेल पावर प्लांट भी होते हैं। अब ये फोटो में हम देख सकते हैं कि एक जगह से क्या हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन, और उधर से ये ऑक्सीजन ले रहा है, और हाइड्रोजन के आयन ऑक्सीजन की साइड यानी एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है, और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, और ऊपर एनर्जी निकल रही है। अब बात करें हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्टन इंजन। इंटरनल कंबस्टन इंजन में सीधा समझ लो कि इंजन होता है गाड़ी में, तो व्हीकल में इंजन होता है,
वो जो भुर भुर बोलता है वही इंजन है बस। अब उस इंजन में हम पेट्रोल से चलाएं उस इंजन को, डीजल से चलाएं, या सीएनजी से चलाएं, या हाइड्रोजन से चलाएं। हाइड्रोजन सीएनजी की तरह गैस ही है, तो हाइड्रोजन को सीधे जला करके ऊर्जा पैदा की जा सकती है, फ्यूल सेल की जरूरत ही नहीं है ना। और हाइड्रोजन को सामान्य इंजन में जलाया जाता है जैसे पेट्रोल की जगह। और उदाहरण के लिए कुछ प्रायोगिक कारें और ट्रक है अभी हाइड्रोजन से चलाई जा रही है। नुकसान क्या होता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल सकता है इसमें, संभावना है। फिर बात करें क्रायोजेनिक इंजन की, तो तरल हाइड्रोजन होता है क्रायोजेनिक इंजन में, लिक्विड हाइड्रोजन LH2 कहा जाता है। और ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन NOx को अक्सर के रूप में। भारत का जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और नासा का जो स्पेस शटल है शटल 5 रॉकेट, उसमें भी हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। अब बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की, फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन। फ्यूजन में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक हैं, दो आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को बहुत ज्यादा तापमान पर, ने लाखों डिग्री सेल्सियस और दबाव पर मिलाया जाता है। इससे इससे ये एक भारी तत्व हीलियम बनते हैं, और एक न्यूट्रॉन निकलता है और साथ में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। समीकरण क्या है, डी प्लस टी बराबर क्या होता है, हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। और हमारे जो आसमान में सूर्य तारे देखते हैं उन सब में न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। अब फ्यूजन के बारे में जो प्रयोग चल रहा है विश्व स्तर पर, वो जैसे एक प्रयोग है ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये कहाँ पर है, ये फ्रांस में बन रहा है। एक बड़ा फ्यूजन रिएक्टर है जिसमें भारत समेत कई देश शामिल है। टोकामेक और स्टेलरेटर, ये फ्यूजन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजाइन। भारत ITER प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसने अपने यहाँ पे SST-1 यानी स्टेडी स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामेक जैसे प्रायोगिक रिएक्टर पर काम कर रहा है। भारत का जो टोकामेक है उसको आदित्य भी कहा जाता है। वो चीन का है, वो ईस्ट है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। टोकामेक शब्द कहीं पे दिख जाए तो समझ लेना कि वो संलयन डिवाइस है, नाभिक के फ्यूजन डिवाइस है। अब बात करें, रिवाइज करें, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो पूरी तरह क्लीन है, परिवहन बिजली उत्पादन में सबसे अच्छा है। ब्लू हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन उत्पादन में जो कार्बन इमिशन होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, है ना। तो ये इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। फिर बात करते हैं ग्रे हाइड्रोजन की, ये तो सस्ता है लेकिन प्रदूषणकारी है, मुख्य रूप से उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। व्हाइट और नेचुरल हाइड्रोजन, ये प्राकृतिक और स्वच्छ है, सभी क्षेत्रों में उपयोग की संभावना है लेकिन कम उपलब्ध है। और ये जमीन में होता है, ये रेडियोलाइसिस और सरपेक्टिराइजेशन की प्रोसेस से बनता है भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप से। अब हाइड्रोजन को कुछ क्वेश्चन भी आ रखे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग पैदा करने के लिए होता है। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statement. First, if pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emit heat and water as byproduct. Second, fuel cell can be used for powering building and not for small devices like laptop and computers. तीसरा, fuel cell produce electricity in the form of alternating current। तो मतलब पहला है कि अगर शुद्ध हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाए तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में उष्मा और जल का उत्सर्जन करेगा। बिल्कुल, अभी हमने देखा था कि ऊर्जा निकल रही है और क्या निकलता है, पानी निकल रहा है, क्योंकि वो ईंधन के रूप में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन ले रहा है। दूसरा, फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, परंतु लैपटॉप कंप्यूटर जैसी छोटी उपयोग के लिए नहीं हो सकता। भाई फ्यूल सेल है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तीसरा है कि फ्यूल सेल प्रत्यवर्ती धारा, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट होता है। हमेशा ध्यान रखना है, जो सेल होगा, सेल शब्द जहीं पे जुड़ जाए, बैटरी, वहां पे हमेशा डीसी डायरेक्ट कंट्रोल होगा, ऐसी नहीं होगा। एसी कहाँ होगा, अल्टरनेटिव करंट कहाँ होगा, जहां पर टरबाइन चलता है, मतलब जहां से चक्री घूमती है। सामान्यतः हम घरों में पानी की मोटर देखते हैं, अगर पानी के मोटर का जो जो उसकी जो घूमने वाली चक्री है, अगर उसको हम गोल से हाथ से गोल गोल घुमाए बहुत तेजी से, और जहाँ पिन है जो कि बोर्ड में लगाते हैं उसको चलाने के लिए, उस पिन पे अगर हम छोटी सी अ, युक्ति लगाते हैं, मतलब एक छोटा सा बल्ब लगाते हैं, तो जितनी मोटर तेज घूमेगी तो वो बल्ब जलने लग जाएगा। तो जैसे टरबाइन होता है ना, तो टरबाइन जैसे कि विद्युत पैदा की जाती है हाइड्रो पावर प्लांट में, ऊपर से बांध से पानी गिरता है, टरबाइन चलता है। तो जहां पर भी ये मशीन चलती है, टरबाइन के माध्यम से बिजली पैदा होती है, तो वहां पे डायरेक्ट करंट नहीं होता, वहां पे अल्टरनेटिव करंट होता है। और जहां पे भी बैटरी होगी, हमारे मोबाइल लैपटॉप में जितनी भी है, ये सब अल्टरनेटिव करंट है। सब अल्टरनेटिव करंट नहीं है, सब डायरेक्ट करंट है, डीसी। तो सेल में डीसी हो नहीं सकता, तो तीसरा गलत है, तो आंसर ओनली ए होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाए, तो सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन HCNG के इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए। अब इसमें ऑप्शन मिस हो रखे हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे तो कोई इश्यू होगा नहीं। अ, तो मतलब ये क्या हुआ था, दिल्ली में मेनली सीएनजी लाने के बाद भी पोल्यूशन कम नहीं हो रहा था। तो एक सुझाव ये आया कि भाई हाइड्रोजन मिक्स किया जाए सीएनजी के साथ, ठीक है, ताकि पोल्यूशन कुछ तो कम हो।
तो इसके लिए क्या क्या, अब पहला कथन ये बोलता है कि हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जनों का विलोपन है। विलोपन मतलब बिल्कुल खत्म, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप पूरा हाइड्रोजन थोड़ी ला रहे हो, सीएनजी में हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हो, तो पूर्ण विलोपन तो होने के चांस ही नहीं है। तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करती है। हाँ, बिल्कुल कम करेगी, क्योंकि सीएनजी के अंदर जब हाइड्रोजन की मात्रा होगी, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हमारे वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल में हम बोलते हैं कि बायोफ्यूल मिलाओ, है ना, इथेनॉल मिलाओ, बायोडीजल मिलाओ, तो क्या होगा, और कम होगा। बिल्कुल सही है, दूसरा का बिल्कुल राइट है। बसों के ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन के आयतन के आधार पर पांचवें हिस्से तक को मिलाया जा सकता है। हाँ, मिलाया जा सकता है। सीएनजी की अपेक्षा एच सीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। अरे महंगा है, हाइड्रोजन को तो कैप्चर करना, प्रोड्यूस करना, फिर उसको मिलाना बहुत महंगा काम है, तो ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में, कि पहला, इसे इंटरनल कंबस्टन इंजन यानी आंतरिक ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो क्या बोल रहा है, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। अब जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन देखिए अपन, उसमें क्या था, ईंधन के रूप में बसों, इसको बसों में यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि बसों में यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक गैस, तो सीएनजी क्या है, हाइड्रोजन प्लस सीएनजी। जो सीएनजी है, सीएनजी का जो अन और जी है वो नेचुरल गैस नहीं, प्राकृतिक गैस ही है। हम प्राकृतिक गैस को जब कॉम्प्रेस्ट कर देते हैं उसको सीएनजी कहते हैं, और उसमें हाइड्रोजन मिलाया जा रहा है। तो जो 43 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन ही अपने आप में आंसर दे रहा है इस सेकंड स्टेटमेंट का, जो 60 नंबर क्वेश्चन है, कि बिल्कुल हो सकता है। तीसरा, वाहन चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब सेल, हिंदी में कंफ्यूज हो सकता है, इंग्लिश में देख सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। बिल्कुल, फ्यूल सेल से अभी वर्तमान में जो ई रिक्शा चलते हैं बैटरी से चलते हैं ना, वो लिथियम बैटरी है, उसकी जगह हाइड्रोजन वाली बैटरी आ जाएगी, और क्या चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट राइट है। फिर एक क्वेश्चन है कि भारी उद्योगों पर विचार कीजिए, फर्टिलाइजर प्लांट, सेंसर, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने यानी ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स यानी इस्पात संयंत्र। ये यहाँ पे क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन को हम फर्टिलाइजर प्लांट में, रिफाइनरीज में, इस्पात स्टील प्लांट्स में, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के एंड करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो था। इसमें एक चीज हम और बता सकते हैं यहाँ पे, कि जो नेचुरल गैस है एनजी, प्राकृतिक गैस, उसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। अब नेचुरल गैस को अगर पाइप के माध्यम से घरों तक ले आए तो पीएनजी बन जाती है, पाइप नेचुरल गैस। उसको कॉम्प्रेस्ड करके गाड़ियों में भर दी जाए तो सीएनजी बन जाती है। अगर उसी को हम लिक्विड करके, लिक्विफाई करके वो टैंकरों के माध्यम से परिवहन करते हैं तो वो एलएनजी बन जाती है। क्लियर है। और ये काफी यूज की जाती है, और जो हमारे घर पे एलपीजी सिलेंडर आते हैं उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर आते हैं हमारे घर पे, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। जबकि नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस एलपीजी की तुलना में हल्की होती है, इसलिए जहाँ पे एलपीजी की रिसाव होता है वहां पे आपदा आने की संभावना ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हल्की होती है तो उड़ जाती है। इसी के साथ इस ऑडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।